चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश का कैरेक्टर कैसा था, फीचर्स हमारी इकोनॉमी के कैसे थे, इस बात को यहां पर हम समझेंगे। सबसे पहला आपको यह जानना होगा कि हमारी कंट्री को लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते थे। कंट्री, हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी मानी जाती थी। स्टैग्नेंसी के पीछे जो एविडेंस है, जो कारण है, वो ये है कि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही नॉमिनल था। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही नॉमिनल था। कितना था सर? नॉमिनल में भी कितना होगा? 0.5% पर एनम। हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट महज सिर्फ 0.5% पर एनम था। इस वजह से जिस कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत मिनिमम होता है, उस कंट्री को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है। वो इकोनॉमी जो लगभग रुक गई है, जिसकी डेवलपमेंट, जिसकी ग्रोथ ना के बराबर है, तो इस वजह से हमारी कंट्री का नाम स्टैग्नेंट इकोनॉमी पड़ा। ये फीचर्स मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंडियन इकोनॉमी के। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम कैसे थे। सेकेंडली, हमारी कंट्री को लोग बैकवर्ड इकोनॉमी बुलाते थे। बैकवर्ड इकोनॉमी इसलिए बोला जाता था क्योंकि हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 230 रुपए थी। सिर्फ 230 रुपए। ये पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। हमारे देश ने जो पैसा कमाया, उस पैसे को अगर पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाए तो एक इंसान की जेब में कितना पैसा आएगा। पर पर्सन इनकम को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर पर्सन इनकम इज पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपए थी जब हमारा देश आजाद हुआ, राइट। एंड बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, यानी जिनके पास में ना तो फूड, ना तो प्रॉपर क्लोथिंग, ना तो शेल्टर की सुविधा थी। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, इन बेसिक एमिनिटीज को सिक्योर कर पाने में मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी अनेबल थी। एंड हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपए था। इस वजह से हमारी इकोनॉमी को लोगों ने बैकवर्ड इकोनॉमी का टाइटल दिया। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी। इसके बाद आप समझेंगे एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। हमारी कंट्री के अंदर हमने कहा एग्रीकल्चर हमारा हेरिटेज था, बिल्कुल था, लेकिन उस एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या थी, ये समझिए। Nearly 72% of India's population was engaged in agriculture. लगभग 3/4, अप्रोक्सीमेटली 3/4 पॉपुलेशन आपकी कहां पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक है। और उस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट था, जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, वो बड़ा ही बेयर मिनिमम था, बहुत ही मिनिमम था। यानी हम 75% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। उस 75% लोग जो जिसमें काम करते हैं, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था? सिर्फ 50%। सोच के देखिए, 75% लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50% है, ठीक है। और बेसिकली जो फार्मिंग होती थी हमारे देश में, वो सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड फार्मिंग होती थी। कौन सी? सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड फार्मिंग। यानी फार्मर जो गुड्स बनाते थे वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाते थे, बाजार में बेचने के लिए नहीं। इस वजह से आउटपुट और प्रोडक्टिविटी ये भी क्वेश्चनेबल रही है, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस किसकी वजह से था, ये हमने बताया। देन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रीज के नाम पर हमारे पास में कुछ भी नहीं था। हैवी इंडस्ट्रीज हमारे पास में लैक कर रही थी। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब समझिएगा, जो मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी वो हमारे देश में नहीं थी। मशीन्स चाहे छोटी हो या बड़ी, हम बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे थे। चाहे मशीन्स छोटी हो या बड़ी, हम इंपोर्ट करते थे। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में नहीं थी, ठीक है। नतीजा, प्रोडक्शन ऑफ machines was almost negligible and the small scale industries were almost ruined. मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी ब्रिटिश पीरियड में, वो टैरिफ लगाने की वजह से पूरी तरह से खत्म करवा दी गई। एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, उनको बंद करवा दिया गया, ठीक है। प्लस हमारे देश में मशीन्स बनाने वाली कंपनियां नहीं थी। मशीन्स बनाने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर हमारे पास में बेसिक कंज्यूमर गुड आइटम्स थे, खाली बेसिक कंज्यूमर गुड आइटम्स। इसलिए हम यहां पर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी कहते हैं। यह भी हमारे देश का एक कैरेक्टर था। अब आइए पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। पॉवर्टी, रैम्पेंट पॉवर्टी। हमारी कंट्री में बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, मतलब दे वर नॉट गेटिंग 2 मील्स अ डे। मतलब अपनी बेसिक जरूरतें भी हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन सिक्योर नहीं कर पा रही थी। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। रैम्पेंट पॉवर्टी में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे अगर हम कमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था, जितना भी था, वो ब्रिटिशर्स के
दौरान हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, यानी ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है। बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशिएंट था, हमारी इकोनॉमी की नीड्स को केटर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। पहली बात, प्लस पॉइंट क्या था, जितना मिला वो ब्रिटिशर्स के थ्रू मिला, और माइनस पॉइंट क्या है, जितना था वो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम उन सभी चीजों का, हम उन सभी फैसिलिटीज का सम टोटल कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे रोड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इन सब सुविधाओं को अगर आप लेते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, जो किसी भी एरिया या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत मैंडेटरी होता है, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास में पावर जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 2100 मेगावाट की थी, पावर जनरेशन कैपेसिटी महज सिर्फ 2100 मेगावाट, नंबर वन। दूसरा, हमारे पास में रेलवे लाइन नेटवर्क कितना था, 53,596 किलोमीटर, 53,596 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था। अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा, नहीं, इतना ज्यादा नहीं, ये हमारी कंट्री के कुछ ही एरियाज तक फैला था, हमारी कंट्री के मैक्सिमम एरियाज तक रेलवे नेटवर्क नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रेलवे नेटवर्क सिर्फ वहीं पर दिया था जहां उनका पर्पस, उनका कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व होता था, ठीक है। और रोड कनेक्टिविटी की बात करें, पक्का रोड, पक्का रोड का मतलब होता है ऑल वेदर रोड्स, जो हर मौसम में काम आएगा। पक्का रोड का कवरेज कितना था, 1,55,000 किलोमीटर्स, 1,55,000 किलोमीटर्स का पक्का रोड कनेक्टिविटी था, जो हर मौसम में जिस रोड को इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आप कहेंगे कि सर 1,55,000 किलोमीटर, जी हाँ, अगेन मैं कहूंगा कि ये रोड कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड थी, हमारे देश के मैक्सिमम एरिया जिसमें कवर अप नहीं होते थे। ब्रिटिशर्स ने रोड और रेलवे सिर्फ वहां दिया जहां उनका पर्पस, उनका कॉलोनियल पर्पस फुलफिल होता है, ठीक है। सो दैट वाज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आती है बात हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट के ऊपर भारत का डिपेंडेंस काफी ज्यादा था। आप समझिए, द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। मशीन जैसा मैंने कहा, छोटी हो या बड़ी हो, हर तरह की मशीन हम इंपोर्ट किया कर रहे थे। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंडेंट हेवीली ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट के नाम पर, आर्म्स एंड आर्टिलरीज के नाम पर भी हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो रहे थे। और तीसरा, कई बार हमारे देश में कंज्यूमर गुड्स की भी शॉर्टेज होती थी, जैसे नॉर्मल बेसिक है, स्विंग मशीन हो गया, मेडिसिन हो गए, केरोसिन ऑयल हो गया, बाइसाइकिल्स हो गए, ये बेसिक डेली आइटम्स जो है ना, इनके लिए भी हमें फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। और कई बार तो फूड ग्रेन्स तक भी हमने इंपोर्ट कराया है, क्योंकि हमारे देश में बारिश नहीं हुई, ठीक है, फसल पैदा नहीं हुई, खाने वाले लोग थे, ठीक है भाई, कंजम्पशन तो करोगे ना। अब पैदावार नहीं हुई है अगर फसल की, तो क्या करोगे, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता था। तो चाहे मशीन हो, चाहे फूड ग्रेन, हमारे पास में सेल्फ सफिशिएंसी नाम की कोई चीज नहीं थी, हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ठीक है। सो हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, ये एक पॉइंट कैरेक्टर के तौर पर बनता है। फिर आता है जी इसमें लिमिटेड अर्बनाइजेशन। हमारे एरियाज, जो शहरीकरण जिसको हम कहते हैं, अर्बन एरियाज वर वेरी लिमिटेड, ओनली 14% एरियाज, सिर्फ 14%, 14% एरियाज ऐसे थे जहां पर अर्बन सर्विसेज थी, अर्बनाइज्ड सर्विसेज थी। पक्का रोड है, ट्रांसपोर्ट है ना, बैंकिंग की कुछ सुविधा है, धीरे धीरे वहां पर आप इंडस्ट्रीज देख रहे थे, है ना। तो ऐसी एरियाज को हम अर्बन एरियाज बोलते हैं, जहां पर फार्मिंग से हटकर लोगों को ऑक्यूपेशन मिले, जैसे इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, सिविक इम्यूनिटीज अच्छी है। तो ऐसा एरियाज हमारे पास में सिर्फ 14% थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया में रिसाइड करती थी। और आज भी अगर हम देखें तो 64% एरिया आज भी इंडिया के अंदर रूरल एरिया है, सिर्फ 36% के आसपास हमारा अर्बनाइजेशन हुआ है। मेजर जो स्टेक है वो रूरल एरियाज का है, ठीक है। सो लिमिटेड अर्बनाइजेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1948 की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर आजादी तो 1947 में मिली है ना, तो 1947 आजादी मिली अगस्त में। तो सारा जो डेटा एनालिसिस हुआ ना, हमने अपने आप को पहचानने की कोशिश करी कि भाई हमारे पास अब क्या बचा है, तो वो सारा प्रोसेस 1948 से शुरू हुआ, राइट। नेक्स्ट वन,
इसके बाद आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी को सेमी फ्यूडल बोला गया था, क्यों? क्योंकि हम मिक्स पैटर्न पे काम करते थे। मिक्स पैटर्न मतलब जिसमें फ्यूडलिस्टिक नेचर भी है, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल भी है, और जहां पे कैपिटलिज्म भी है, यानी पूंजीवाद भी है। यानी सोशलिज्म गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए इंश्योर करती है और कैपिटलिज्म गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए इंश्योर करती है। जब देश आजाद हुआ तो देश को आगे ले जाने के लिए एक तरफ गवर्नमेंट की जरूरत थी जो वेलफेयर को इंश्योर कर सके, और दूसरी तरफ हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत थी, कैपिटलिज्म की जरूरत थी, जो कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाकर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो इंडिया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी माना जाता है। एंड फाइनली इसमें आप बात करेंगे कॉलोनियल इकोनॉमी की। कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब इंडिया को कॉलोनियल इकोनॉमी भी बोला जाता था। इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। इट implied colonial exploitation of Indian economy for the benefit of Britishers. ठीक है, the exploitation continued over 200 years. So this was also the character जिसमें हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी थी, and we faced colonial exploitation for more than 200 years. 200 साल से 200 years से ज्यादा हमने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन महसूस किया है। ये हमारे देश का हाल था, ये कैरेक्टर था जब देश हमें आजाद मिला तब। ये आपने पढ़ा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।